हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो आप स्क्रीन से पढ़ ही पा रहे होंगे कि आज हम इस वीडियो में रेडियो सक्रियता के बारे में यहां से पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे कि जो आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस पार्ट में लेके आया हूं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी बन सकें। और दोस्तों, यदि टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाइएगा, पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप इन सभी टॉपिकों की पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों इससे पीछे वाले क्लासों में यदि आप नहीं बने हुए थे, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्रत्येक क्लास को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके 1 बाय 1 करके। चलिए तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं रेडियो सक्रियता के बारे में। जैसा कि रेडियो सक्रियता के बारे में हम जाने, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको हम खुला छोड़ दें, खुले का मतलब यदि उनसे अल्फा बीटा गामा किरण का क्या हो, उत्सर्जन हो। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको हम खुला छोड़ दें तो उनसे अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, और इन किरणों को कहते हैं कौन सी किरणें, अदृश्य किरणें कहा जाता है। यानी कि वे तत्व जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं उन तत्वों को तो रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जबकि इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो आपने इसकी परिभाषा को सीखा होगा कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको हम प्रकृति में खुला छोड़ दें तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता। लेकिन जिन तत्वों में ये गुण पाए जाते हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज या रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कौन? हेनरी बैकुरल था। कौन था? हेनरी बैकुरल था। लेकिन परीक्षा में यदि आपको ऐसे पूछा जाता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, मैडम क्यूरी के नाम से जाना जाता है। यदि सिंपल पर्सन में आपको ऐसे पूछा कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो आपको बताना है हेनरी बैकुरल। लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में पूछे तो आपको बताना होगा वहां से क्या, मैडम क्यूरी। और दोस्तों, यदि परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अल्फा बीटा का खोजकर्ता कौन है? अल्फा बीटा का खोजकर्ता तो है कौन? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड है। लेकिन गामा किरण की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन है? बैकुरल, यानी कि हेनरी बैकुरल के बारे में मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं। तो अल्फा बीटा इन किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक था कौन? रदरफोर्ड। गामा किरण का खोज करता था कौन? बैकुरल। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी उसने, मैडम क्यूरी ने। और हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता के दौरान तत्व कौन किसी किरणों को निकालता है? अदृश्य किरणों को बाहर निकालता है। अदृश्य किरणें कौन सी होगी? अल्फा बीटा और गामा होगी। यानी कि हम इसकी परिभाषा दे तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व यदि उनको खुला छोड़ दे तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को तो कहते हैं रेडियो एक्टिविता, और जिन तत्वों में यह गुण पाया जाता है उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, यदि परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की यूनिट या इकाई क्या होती है, तो रेडियो सक्रियता की यूनिट या जो इकाई होती है जिसे हम कहते हैं क्या, क्यूरी कहते हैं। तो आपको यह भी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है? क्यूरी होती है। तो आप यहां से इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जान पाए होंगे। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में हमें यहां से सीखना था। देखो, ये एनटीपीसी जो 2016 में जो पेपर लगे थे उन पेपरों का ही एक क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है। तो आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस चीज को जान पाए होंगे कि रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो कौन था? हेनरी बैकुरल था। कौन था? हेनरी बैकुरल। और हमने रेडियो सक्रियता किसे कहा कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि हम उनको खुला छोड़ दें तो वो क्या निकालते हैं? अदृश्य किरणें निकालते हैं। और इन अदृश्य किरणों को कहते हैं अल्फा बीटा और गामा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेडियो सक्रियता, और जिन तत्वों में यह गुण पाया जाता है उन तत्वों को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। और जो अदृश्य किरणें हो गई कौन सी? अल्फा बीटा और गामा। इनके बारे में भी यदि आपको ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्फा बीटा
अल्फा बीटा का खोजकर्ता तो कौन था? रदरफोर्ड था। कौन था? रदरफोर्ड। लेकिन गामा के बारे में यदि पूछा जाए कि गामा किरण का खोजकर्ता कौन था, तो आपको बताना होगा वहां से क्या, आपको बताना होगा कौन? हेनरी बैकुरल। कौन बताना होगा? हेनरी बैकुरल आपका सही जवाब होगा। और यदि आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि सिर्फ आपको ऐसे पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो आपका सही जवाब होगा वहां से क्या? बी। यहां से सही जवाब होगा कि रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला वैज्ञानिक था हेनरी बैकुरल। अल्फा बीटा की खोज करता रदरफोर्ड और गामा किरण की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। सही जवाब आप बता पाए होंगे। और एक नई ऊर्जा के साथ अगले क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है आपके दोस्तों। यदि आपको हमारा काम यदि पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर ही सकते हैं। बाकी तो एक नई ऊर्जा के साथ और एक मजे के साथ आप हमारे सभी क्वेश्चनों में बने रहिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन आप समझ पाओ। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित यदि आपको कहीं स्कोरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां आप बैक साइड में नहीं जाएं। आपकी स्कोरिंग बहुत आगे बढ़ सके तो आप हमारे प्रत्येक लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने पीछे वाले लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी टॉपिकों को 1 बाय 1 करके देखें, जिससे कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे वे में समझ में आ सके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। देखो इसके पीछे के क्वेश्चन में आप बने हुए थे तो वहां हमने जाना है कि रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, ऐसे भी हमने वहां से जाना था। तो रेडियो सक्रियता किसे कह रहे थे कि वे तत्व जो प्रकृति में खुला रखने पर अल्फा बीटा गामा का क्या करें, अल्फा बीटा गामा का क्या करें, उत्सर्जन करें। उन तत्वों को तो कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व और उस क्रिया को कहते हैं रेडियो सक्रियता। लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया था कि रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता की खोज कौन करने वाला था? हेनरी बैकुरल ने की थी। लेकिन जो आपके पास यदि ऐसे आए कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक का नाम हम जानते हैं वो किसे जानते हैं? मैडम क्यूरी के बारे में हम यहाँ से पढ़ा था। यदि आपने शुरू में मेरे साथ बने हुए थे तो वहां भी मैंने इससे रिलेटिव बातों को डिस्कस किया था। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में खोज करता किसने की? मैडम क्यूरी। और इसने किसकी सहायता की? एक रेडियम का अयस्क था, रेडियम का एक अयस्क था जिसे कहा जाता है पिंच ब्लेंड। इस पिंच ब्लेंड की सहायता से कृत्रिम रेडियो सक्रियता की सबसे पहले खोज की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। तो आपको यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाली वैज्ञानिक तो कौन थी? मैडम क्यूरी थी। लेकिन किसकी सहायता से? एक रेडियम का अयस्क आता है जिसे हम पिंच ब्लेंड कहते हैं। इस पिंच ब्लेंड की सहायता से कृत्रिम रेडियो सक्रियता की सबसे पहले खोज करने वाली वैज्ञानिक थी कौन? मैडम क्यूरी। कृत्रिम के बारे में पूछे तो मैडम क्यूरी हमारा सही जवाब होगा। लेकिन सिर्फ आपको प्रश्न में ऐसे ही पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हमारा सही जवाब होगा वहां से कौन? हेनरी बैकुरल होगा। तो यहां से 2 नंबर का सही जवाब तो आप बता ही पाए होंगे, ए हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है, संबंध रखता है। ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, सभी टॉपिकों को मैं एक मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ आपको समझाने वाला हूं, बशर्ते सिर्फ आप रोजाना मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में जुड़े रहें, जिसमें हम सभी टॉपिकों को एक नए मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें ऐसे मालूम हो सके कि प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहां हमें बताना था कि हेनरी बैकुरल किससे संबंधित हैं। तो देखो आप यदि मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो आप इस चीज को जान पाए होंगे कि बैकुरल जो है, इस बैकुरल ने सबसे पहले क्या किया था, किसकी खोज की थी? इसने खोज की थी रेडियो सक्रियता की। किसकी खोज की थी? रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कि बैकुरल किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? रेडियो सक्रियता की खोज से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे नंबर का सही जवाब होता सी, हमारा यहां से सही जवाब होता। और दोस्तों यदि परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की थी। किसकी सहायता से की थी? एक रेडियम का अयस्क था, रेडियम का अयस्क जिसे कहा जाता है पिंच ब्लेंड। इस पिंच ब्लेंड की सहायता से सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज की थी, वो भी कौन सी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में। तो यहां से सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये देखो यहां से रेलवे की परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दोस्तों हमने ऊर्जा से संबंधित टॉपिक को भी पूरा पढ़ चुके हैं, उसके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हमने देखा है, उसके न्यूमेरिकलों को भी हमने हल किया है। आप यदि मेरे साथ शुरू से लेक्चर में बने हुए होंगे तो आप जान ही पाए होंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा से रिलेटिव क्वेश्चनों को किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर नए ज्वाइन हुए हो तो प्लेलिस्ट को विजिट करके ऊर्जा से संबंधित या अन्य जो हमने टॉपिक पूरे कर चुके हैं उन सभी टॉपिकों को आप क्रम दर क्रम देखते रहिए। और सभी टॉपिकों की यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से उन सभी टॉपिकों को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमें पूछा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। यानी कि कौन सी प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है, किसमें, सूर्य में। तो यहां से आपका सही जवाब होता ए होता। ऐसा आप ऊर्जा से संबंधित टॉपिक में भी पढ़े थे कि सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कौन से प्रोसेस के द्वारा, नाभिकीय संलयन के प्रोसेस के द्वारा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बीटा कण होता है, बीटा कण क्या होता है। देखो ये आपने ये तो चीज पढ़ी होगी कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इसके बारे में तो आप जानने लग गए हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं यदि उनको हम खुला छोड़ दें तो खुला छोड़ने पर वो अल्फा, बीटा और गामा किरण का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब हमें यहां से बताना था कि इन किरणों पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, तो उसको बताने के लिए एक प्रयोग किया गया और इस प्रयोग में विद्युत क्षेत्र में एक क्या किया, हमने विद्युत क्षेत्र लिया। इनकी प्रकृति को जांचने के लिए विद्युत क्षेत्र काम में लिया गया और अल्फा, बीटा और गामा किरण को विद्युत क्षेत्र के सामने रखा और इस विद्युत क्षेत्र के देखो दो आवेश होते हैं, एक तो माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है। ये तो चीज आप जान ही पाए होंगे पहले कि माइनस माइनस आवेश आता है तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेशों में हमेशा क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत यदि आवेश हो हमारे पास तो उनमें क्या पाया जाता है, आकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र से इन तीनों किरणों को निकाला जिससे इनकी प्रकृति के बारे में हमें ज्ञान हुआ। अल्फा, बीटा, गामा, सबसे पहले अल्फा किरण को इस विद्युत क्षेत्र से निकाला तो अल्फा विद्युत क्षेत्र से निकालने पर ये माइनस की तरफ मुड़ गई। अब माइनस की तरफ क्यों मुड़ी, क्योंकि इस पे कैसा आवेश था, प्लस आवेश था, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा पे तो कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। बीटा किरण को जब इस विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो बीटा प्लस की तरफ चली गई, यानी कि बीटा की तरफ प्लस पहले से ही है और इस बीटा पे कैसा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा, तभी तो प्लस की तरफ आएगी, क्योंकि विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेशों में हमेशा क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। तो ये प्लस की तरफ आकर्षित हो रही है, मतलब इस पे कैसा आवेश था, माइनस आवेश था। तो बीटा पे कैसा आवेश, माइनस आवेश। और गामा किरण को जब इस विद्युत क्षेत्र से निकाला तो गामा किरण सीधी ही निकल गई, क्योंकि गामा किरण कैसी होती है, उदासीन किरण होती है। इस पे ना तो पॉजिटिव आवेश होता है ना ही नेगेटिव आवेश होता है। तो आप यहां से जान पाए होंगे कि अल्फा पे कैसा आवेश, पॉजिटिव या धनावेश, बीटा पे कैसा ऋणावेश, और गामा क्या होती है, गामा होती है क्या, उदासीन किरण होती है। तो बीटा किरण होता है, बीटा किरण पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो हम यहां से सही जवाब बता पाते बी कि बीटा कण होता है। बीटा कण कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। सही जवाब आप जान पाए होंगे, इसकी व्याख्या भी आप यहां से सीख पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा क्या होता है। ये भी देखो इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे वाली क्लास में जुड़े रहिए, जिससे कि हम सभी टॉपिकों को इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और इन वीडियोस में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करवाने वाला हूं। और जैसे हमने पीछे भी हमने बहुत से टॉपिकों को डिस्कस किया था। जैसे सबसे पहले हमने विज्ञान के जनकों को डिस्कस किया, फिर हमने जाना कि विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कोशिकाएं क्या होती हैं, फिर नेक्स्ट हमने लेके चले तापमान क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ऐसे सभी टॉपिकों को हम पढ़ चुके हैं। यदि आप उन टॉपिकों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके उन सभी टॉपिकों को आप 1 बाय 1 करके देखते चले, जिससे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित यदि आपको स्कोरिंग बढ़ानी हो तो सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 करके देखें। और रोजाना हमारे साथ इस सीरीज में एंड तक बने रहिएगा। रोजाना 10 बजे तैयार रहा करो इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आप। तो यहां से क्वेश्चन में पूछा है हमारे को
क्या कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं। क्यों जोखिम भरे हुए होते हैं? क्योंकि जीवों में क्या पैदा करते हैं? जीवों में कायिक और आनुवांशिक क्षति पैदा करते हैं। इस कारण ये वातावरण में इनकी उपस्थिति क्या होती है? जोखिम भरी होती है। ऐसे आपने सुना ही होगा हिरोशिमा नागासाकी में जो उस बम का प्रयोग किया गया था उसका आज भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहां जो संतानें पैदा होती हैं वो आज भी अपाहिज पैदा होती हैं। तो वातावरण में जोखिम भरे होते हैं क्योंकि जीवों के शरीर और उनकी आनुवांशिक क्षति को नुकसान पहुंचाती हैं। तो 6 नंबर का सही जवाब आप बता पाए होंगे कि 6 नंबर का सही जवाब क्या होता? डी यहां से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। देखो, आप मेरे साथ वीडियो में शुरू में आपने ऐसे जाना होगा यदि आप बने हुए थे कि मैंने आपको डिस्कस कराया था कि रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व जो खुला रखने पर अल्फा बीटा गामा किरण का क्या करें? उत्सर्जन करें। उत्सर्जन करने के कारण इस क्रिया को तो क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविता कहते हैं। और जो तत्व होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। लेकिन वही मैंने आपको ऐसे बताया था कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में भी मैंने आपको वहां से पढ़ाया था और वहां मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या होती है। देखो, जो मैडम क्यूरी थी, इस मैडम क्यूरी को हम कृत्रिम रेडियो सक्रियता के वैसे ही जानते हैं क्योंकि मैडम क्यूरी ने एक रेडियम का अयस्क था, वो कौन था? पिंच ब्लेंड। इस पिंच ब्लेंड की सहायता से तत्वों में कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी सबसे पहले किसने? मैडम क्यूरी। और इस कार्य में उनका सहयोगी भी था जिसे हम पी क्यूरी कहते हैं, वो इनके पति ही थे। और वहां मैंने आपको बताया था कि मैडम क्यूरी ने इतना बड़ा काम करने के कारण जो रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है, इस इकाई को हम कहते हैं क्या? क्यूरी ही कहते हैं। इसके नाम के आधार पर रेडियो सक्रियता की यूनिट का ब्यौरा दिया गया था। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। ये तो यहां से आप सही जवाब बताते, अपना क्या ए यहां से सही जवाब बताते। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि परमाणु शक्ति संयंत्रण किस सिद्धांत पर काम करता है। एक तो देखो, आपने लेक्चर में ऐसे पढ़ा होगा कि जो सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सूर्य से ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। कैसा होता है? नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। लेकिन परमाणु रिएक्टर या परमाणु जो शक्ति जो संयंत्रण होते हैं, उन परमाणु शक्ति संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वहां होता है विखंडन का प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? विखंडन का प्रोसेस होता है। इससे संबंधित ही क्वेश्चनों को आप आगे भी देखने वाले हो, तो यहीं से आप समझिएगा कि परमाणु शक्ति या परमाणु रिएक्टरों में जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। कैसा होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस होता है। तो आपको यहां से दिया हुआ है कि आप परमाणु शक्ति संयंत्र में क्या होता है? विखंडन का प्रोसेस काम में आता है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी देखो आगे भी आपको पूछे जाएंगे, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके पास कि परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है क्या? सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। कैसा होता है? नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु जो भट्टियां होती हैं, उन परमाणु भट्टियों में जो ऊर्जा का काम होता है वो प्राप्त होता है हमें क्या? हमें प्राप्त होता है वहां कौन सा? विखंडन का प्रोसेस काम में होता है। विखंडन का प्रोसेस काम में आता है। और वो विखंडन भी कैसा होता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वहां। कैसी होती है? या आप कह सकते हो नियंत्रण नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऐसा होता है, नाभिकीय विखंडन। तो आप जान पाए होंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। यदि सूर्य से संबंधित यदि पूछा जाता है तो आपको क्या बताना होगा? नाभिकीय संलयन बताना होगा। और यदि परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर से यदि संबंधित पूछा जाए तो विखंडन बताना है। लेकिन विखंडन में भी कौन सा बताना? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस बताना है। तो यहां से आप सही जवाब बताते अपना कौन सा? सी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ, देखो हमने ऐसे सीखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किन तत्वों को कहते हैं? वे तत्व जिनको खुला छोड़ने पर अल्फा बीटा गामा का क्या करें?
उत्सर्जन करें। और अल्फा बीटा को हम क्या कहते हैं? अदृश्य किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य किरणें कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा का उत्सर्जन भी करते हैं, बीटा का उत्सर्जन भी करते हैं और गामा का उत्सर्जन भी करते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कि इनमें से जो सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो हमारा यहां से सही जवाब होता कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। तो सही जवाब आप जान ही पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। इसका प्यारा सा क्वेश्चन अगला है कि गामा किरण क्या होती है? गामा किरण क्या होती है? ये एसएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो अभी मैंने आपको ऐसे बताया था कि यदि अल्फा बीटा गामा किरण को यदि विद्युत क्षेत्र से निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र पे निकालने पर अल्फा किरण तो किस तरफ चली गई? माइनस की तरफ चली गई। बीटा किरण किसकी तरफ चली गई? प्लस की तरफ चली गई। इधर बीटा चली गई और गामा किरण सीधे ही निकल गई। ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि समान आवेश जब आपके पास हो तो उनमें कैसा होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यदि विपरीत आवेश यदि कहीं होता है तो उन दोनों आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब अल्फा माइनस की तरफ तभी गई होगी जब अल्फा पे कैसा आवेश हो? पॉजिटिव आवेश हो। और बीटा प्लस की तरफ तब गई होगी जब इस पे कैसा आवेश हो? माइनस, क्योंकि समविपरीत आवेशों में क्या होती है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो प्लस की तरफ आकर्षित बीटा तब हुआ जब बीटा पे कैसा आवेश था? माइनस था, आवेश था। तो गामा के बारे में पूछा, अल्फा बीटा और गामा। तो गामा कैसी होती है? उदासीन किरण होती है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता बाहरी अंतरिक्ष में आने वाले आवेशित कण। नहीं, ए ऑप्शन यहां से गलत होता। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, नहीं, ये भी हमारा गलत होता। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, ये भी हमारा गलत यहां से जवाब होता। यहां होता हमारा सही जवाब क्या? कि रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अनावेशित जो कण होते हैं उन अनावेशित कणों को हम कहते हैं कौन सी किरणें? गामा किरणें कहते हैं। सही जवाब होता 11 नंबर का क्वेश्चन का डी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? कांस्टेबल 2007 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो आप यहां से याद रखें, अल्फा किरण, जब किसी तत्व से अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसका परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी होती है, 2 की कमी होती है। जबकि परमाणु जो द्रव्यमान होता है, इस परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। आप इस बात को डायरेक्टली पता रख पाए कि अल्फा किरण जब निकलेगी तो उसका परमाणु क्रमांक 2 कम होगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम होगी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये फटाक से लिख के बताएं कि परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? फटाक से इस बात को लिखिए कि परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप ये भी लिख के बताएं कि परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? परमाणु द्रव्यमान को, क्योंकि ये रेलवे की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ये रिवाइज होने वाला है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें इस बात को। तो आपने लिखा होगा, देखो परमाणु जो क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को तो अंग्रेजी के कौन से लेटर से लिखा जाता है? Z से लिखा जाता है। और परमाणु जो द्रव्यमान आता है, इस परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के A से लिखा जाता है। तो अल्फा किरण के निकलने से A में तो कितना परिवर्तन होता है? 4 की कमी हो जाती है। और A में कितना? परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाती है? 2 की कमी हो जाती है। और लेकिन यदि आपको अल्फा के बारे में तो पूछा तो अल्फा में तो परमाणु क्रमांक तो कितना? 2 कम और परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाता है। लेकिन यदि बीटा के बारे में पूछा जाए तो बीटा में जिसका परमाणु क्रमांक, जिसके अंग्रेजी में हम किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जान पाए होंगे। अब हम सही उत्तर की ओर चलते हैं कि अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि नहीं, परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। तो यहां से बी भी इसका गलत होता है। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी नहीं, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। तो यहां से हमारा सही जवाब होता सी, यहां से सही जवाब होता कि यदि किसी तत्व से एक अल्फा किरण निकल जाती है तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो 2 कम हो जाता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 4 कम हो जाता है। सही जवाब आप इसका सी बताते
चलिए तो अगले 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम। 13वें क्वेश्चन में पूछा है हमें कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, फटाक से लिखें। देखें, आप यदि मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए हैं तो इस क्वेश्चन को बताने में आपको कोई परेशानी नहीं हो पा रही है, तो फटाक से आप इसका सही जवाब बताएं कि बीटा पे कैसा आवेश होता है। ऐसा हम जान चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा किरण को विद्युत क्षेत्र से निकालने पर, विद्युत क्षेत्र से हम निकालने पर जो अल्फा होती हैं वो तो किस तरफ चली गई, अल्फा तो माइनस की तरफ चली गई, अल्फा किरण तो इस तरफ आ गई। बीटा किरण को गुजारा तो बीटा प्लस की तरफ चली गई, इधर बीटा आ गई, और गामा किरण को जिधर से हमने निकाला उधर से ही गामा किरण निकल गई। ऐसा क्यों हो पा रहा था? तो देखो, जहां समान आवेश होते हैं तो इन समान आवेशों में तो कौन सा पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि विपरीत आवेश होते हैं, इन विपरीत आवेशों में कैसा गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो देखो, ये अल्फा माइनस की तरफ तब गई होगी जब अल्फा पे कैसा आवेश हो, पॉजिटिव, बीटा प्लस की तरफ तब आई होगी तब बीटा पे कैसा आवेश हो, माइनस, और गामा किरण सीधी निकल गई क्योंकि गामा क्या होती है, उदासीन होती है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा, वो आसान तरीके से हम इसका उत्तर भी बता सकते हैं कि बीटा किरण पे किस प्रकार का आवेश होता है, बीटा किरण पे कैसा आवेश होता है, माइनस, यानी कि ऋणावेशित। तो यहां से 13वें नंबर का सही जवाब होता हमारा क्या, बी, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो फटाक से प्लेलिस्ट को चेक करें, सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 करके देखें, और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो या सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्स आपको प्राप्त करने हो जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा, उस पीडीएफ के लिंक के सहारे आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। या आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ऊपर भी पीडीएफ के लिंक को पिन किया गया है, तो आप वहां से जाके भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंटों ने इस पीडीएफ को प्राप्त किया है और अपने रेस्पॉन्स हमारे व्हाट्सएप पे किया है, तो आप भी अपना रेस्पॉन्स हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और उस पीडीएफ को आप फटाक से प्राप्त करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि रेडियम जो पिंच ब्लेंड होता है, ये पिंच ब्लेंड किससे संबंधित होता है। एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, जब मैंने आपको टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया था वहां मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में, कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। और मैडम क्यूरी ने कैसे कर पाया, जो मैडम क्यूरी थी, इस मैडम क्यूरी ने एक रेडियम का अयस्क था, रेडियम का एक अयस्क था जिस अयस्क को कहा जाता है पिंच ब्लेंड, और इस पिंच ब्लेंड की सहायता से रेडियम में कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक का नाम हम पढ़ते हैं वो होता है कौन, मैडम क्यूरी होती हैं। तो आप यहां से जान ही पाए होंगे कि पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है, रेडियम से संबंधित है। सही जवाब हमारा क्या होता है, यहां से ए, यहां से हमारा सही जवाब होता। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, आगामी जो रेलवे की एग्जाम लगने वाली है वहां भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ मैं आपको सभी टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं, और सभी टॉपिकों की यदि पीडीएफ आपको एक साथ प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से एक पेन की कीमत में ही आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो आप यदि मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो देखो, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। देखो, वापस मैं आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछा पिंच ब्लेंड किससे संबंधित होता है, लेकिन जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एनटीपीसी के पेपर में पूछा, और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, कि रेडियम किससे संबंधित होता है। तो हमने ऐसे जाना कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। और इस मैडम क्यूरी ने एक रेडियम का अयस्क था, कौन था, रेडियम का अयस्क, जिसे हम कहते हैं क्या, पिंच ब्लेंड। यानी कि देखो, कुल मिला के बात ये रेडियम किससे संबंधित है, पिंच ब्लेंड से, और यानी कि पिंच ब्लेंड भी किससे संबंधित है, रेडियम से संबंधित है। यदि आप क्वेश्चन से उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो उत्तर से भी तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन को भी तो आप बना सकते हैं। तो देखो, यहीं से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी तो ऐसे पूछा जाता है रेडियम किससे संबंधित होता है,
कभी ऐसे पूछा जाता है रेडियम का एस क्या होता है, और कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है पिंच ब्लेंड किसका एस होता है। तो आप जान ही पाए होंगे कि रेडियम किससे संबंधित होता है, पिंच ब्लेंड से संबंधित होता है। तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो किस खनिज से प्राप्त होता है, पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो आप यहां सही जवाब आप बता पाते 15वें नंबर के क्वेश्चन का डी यहां से हमारा सही जवाब होता। आज ये लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर कल 10 बजे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के सारे सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और मॉडरेट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। तो हजारों स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को प्राप्त किया है, आप भी एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें। और दोस्तों इसका सेकंड लेक्चर हम कल 10 बजे डिस्कस करने वाले हैं। कल फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल बनाए रखें। तहे दिल से आपका धन्यवाद।